हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। आज एक स्पेशल टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ एक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो भी लोग या फिर कोई भी अगर मेरे सब्सक्राइबर में से या फिर जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो अगर एक नया गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम कोई कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो अगर आपके पास एक नया कार परचेस करने का बजट नहीं है और आप लोग चाह रहे हैं कि एक अफोर्डेबल कार यूज्ड मार्केट में अच्छा कंडीशन में अगर आपको मिल जाए या फिर अगर आपको एक कार मिलता है तो उस कार पे क्या क्या काम आप लोगों को करवाने का ज़रूरत है आफ्टर टेकिंग द और आफ्टर बाइंग द कार, तो उस वजह से ये वीडियो मैं बेसिकली शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका जो भी कमेंट्स या क्वेरीज़ है तो काइंडली एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं उस कमेंट का या फिर आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए प्रॉपरली एक आंसर दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप प्लान करते हैं कि अगर आपका बजट कुछ भी हो, लाइक 1 लाख 2 लाख या फिर 3-4 लाख जो भी बजट हो, कोई भी कार अगर आप परचेस करते हैं तो परचेस करने के टाइम पे आपको जो बेसिक चेक्स देखना होता है वो आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि एक यूज़ कार बाइंग गाइड्स क्या क्या होता है, क्या क्या चेक करना होता है, इंजन कंडीशन से लेके बॉडी कंडीशन तक क्या क्या चेक करना ज़रूरी है, वो आप लोगों को उन वीडियोस के गाइडलाइंस में मिल जाएगा। तो मेरा ये वीडियो का शूट करने का पर्पस यही है कि यूज़ कार परचेज अगर आप कर लिए हैं उसके बाद आपको क्या क्या काम करवाना ज़रूरी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोई भी कार अगर आप परचेस करते हैं, हो सकता है कि चाहे वो डीलर के पास हो या फिर एक इंडिविजुअल बायर के पास हो, ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक गाड़ी में देखने का ज़रूरत है कि उस गाड़ी का बॉडी कंडीशन कैसा है या फिर इंजन कंडीशन कैसा है। उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोई भी गाड़ी परचेस करेंगे उसको आप अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कोई भी चाहे वो मारुति की कार हो, होंडा की कार हो, टाटा की कार हो या फिर दूसरा कोई भी ब्रांड हो, आपके बजट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस गाड़ी को लेकर डायरेक्टली चले जाइए परचेस करने से पहले या बाद में एक बार ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, या फिर कोई अच्छा मैकेनिक आपके नोन सर्किल में है जिनका काम अच्छा लगता है या फिर आपने उनके बारे में अच्छा रिव्यू सुना है, या फिर दोस्तों या फिर जिनके पास गाड़ियां हैं उनसे सजेशन लिए हैं कि लोकल में कौन सा मैकेनिक अच्छा है, तो उन सभी से आप चेकअप करवा सकते हैं। तो बेसिक चेक्स के दौरान गाड़ी में क्या क्या देखने का ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉनेट को मतलब खोलने के बाद या फिर गाड़ी का जो हुड है उसको खोलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिएगा उस गाड़ी का इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सारे चीज़ों का जितने भी फ्लूइड्स रहते हैं, मतलब एक गाड़ी में तो बहुत सारे फ्लूइड्स रहते हैं, तो फर्स्ट थिंग इंजन ऑयल का जो फिलर गेज है उससे आप चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल का कंडीशन कैसा है। ज़रा न्यू ऑयल और इंजन ऑयल बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा इंजन ऑयल काला पड़ता जाएगा। या फिर अगर आप डिपस्टिक को उठा के देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, मतलब और वो कालापन डिपस्टिक से हट भी नहीं रहा है, अगर आप उसको साफ़ करने का कोशिश करेंगे तो वो हट भी नहीं रहा है, दैट मीन्स वो कार जो है बहुत टाइम से खड़ी रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक गाड़ी में जो काम करवाना ज़रूरी होता है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये बेसिक एकदम चीज़ है जो आपको चेंज करवाना ही करवाना है। अच्छे से अच्छा जो भी इंजन ऑयल आपको मिलता है, कोशिश कीजिएगा गाड़ी जितना भी पुराना हो उसमें इंजन ऑयल न्यू फिलअप करने से पहले जो एग्जिस्टिंग ऑयल है उस ऑयल को आप एक बार इंजन में सर्कुलेट करने से पहले गाड़ी को कुछ देर तक चलाएं, मतलब गाड़ी को पहले कोल्ड स्टार्ट करें, उसके बाद 5-6 किलोमीटर चलाएं, चलाने के बाद जब इंजन ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगा उस कंडीशन में बॉनेट खोल के इंजन ऑयल का जो फिलर कैप होता है उस फिलर कैप के ज़रिए आप उसमें एक इंजन फ्लश, अच्छा सा इंजन फ्लश, कुछ इंजन फ्लश होते हैं जैसे कि मैं ब्रांड्स का नाम भी बता दे रहा हूँ, लिक्विमोली है, शिबा है और भी बहुत सारे ब्रांड्स है, वैक्सपोल है, ठीक है, मोटूल है, इन सभी का इंजन ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो पेट्रोल या डीजल कार्स के लिए मार्केट में ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। सो क्या होता है कि जैसे आप इंजन ऑयल फ्लश यूज़ करेंगे, फ्लश क्या करता है, इंजन में जो स्लज वगैरह जमा हुआ है, जहाँ जहाँ पे
ऑयल चलता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एग्जैक्टली ऑयल का सर्कुलेशन होता है उस जगह पे क्या करता है कि ऑयल का सर्कुलेशन को आप प्रॉपरली चेक कर पाएंगे, और मतलब उस जगह पे जितना भी डर्ट वगैरह जमा हुआ है उसको क्लीन करता है। तो इंजन ऑयल फ्लश को गर्म इंजन ऑयल पे मिक्स करके, मतलब मतलब हॉट इंजन पे आपको उसको पहले मिक्स करना है, और बॉटल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि 5 मिनट या कुछ फ्लश में 3 मिनट, कुछ केस में 10 मिनट। तो मैं बोलूँगा कि 10 मिनट्स तक इंजन ऑयल फ्लश को फिल करने के बाद कैप को लगा के फिर इंजन को आइडल करके, मतलब स्टार्ट करके आइडल आरपीएम पे उसको 10 मिनट्स तक उसको चलने दें, बॉनेट को ओपन ही रखिए। उस दौरान आप क्या क्या चेक कर पाएंगे कि इंजन हीट होने के बाद जो फ़ैन है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं, इंजन में कोई अबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है कि नहीं, वो सब आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद इंजन में किसी भी तरीके का कुछ वाइब्रेशन, ठीक है, मतलब कोई अनइवन जिटरिंग वगैरह, क्योंकि जो 3 सिलेंडर्स इंजन होते हैं, 3 सिलेंडर में एक नॉमिनल वाइब्रेशन रहता है बिकॉज ऑफ द फिजिक्स एंड जो मोशन उनका है, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है। अगर आप बात करेंगे मारुति के 3 सिलेंडर इंजन्स में वाइब्रेशन कंपैरेटिवली कम है, हुंडई के 3 सिलेंडर्स अभी उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। मिलेगा तो आपको हुंडई इयॉन का, या फिर इयॉन में ही आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 800 या 1000 सीसी का होता है। 2 अलग अलग इंजन्स होते हैं, एक 800 एक 1000। और बाकी 3 सिलेंडर्स जो इंजन्स होते हैं जैसे कि टाटा के टियागो एल्ट्रोज में रहता है, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेनॉल्ट के इंजन्स में, ठीक है, वहाँ पे 3 सिलेंडर्स आपको इंजन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डीजल देखते हैं, डीजल कार्स अगर आप परचेस करते हैं, तो ये मैं जो गाइड आपको बता रहा हूँ वो पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सेम टू सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर आप डीजल कार देखते हैं उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है, शेवरोले बीट का डीजल हो गया, फिर आपका अगर आप देखेंगे टाटा टियागो का डीजल इंजन हो गया, ठीक है, वो सब वेरिएंट्स अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें 3 सिलेंडर डीजल इंजन रहता है। 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो है वो नेचुरली थोड़े वाइबी होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन एंड बिकॉज ऑफ जो उन लोग, मतलब उस पर्टिकुलर इंजन का जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग है उसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन होना लाजमी है। तो अगर मैं बात करूँ 4 सिलेंडर्स इंजन्स के, जैसे कि i10 हो गया, स्विफ्ट हो गया, ऐसा जो भी इंजन्स आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिलता है 1.2 या फिर 1.5 लीटर, जिसमें 1.3 लीटर का डीजल इंजन भी आता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन का सेगमेंट में जितने भी गाड़ियाँ हैं, i10, i20, स्विफ्ट, बलेनो, ठीक है, इग्निस, जितने भी इंजन्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। वो इंजन्स में अगर वाइब्रेशन आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स इंजन में किसी तरीके का मिसफायरिंग प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि आपको दिखा लेना चाहिए एक बार मैकेनिक से, या फिर जो ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएंगे वो लोग आपको चेक करके बता देंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हो गया इंजन फ्लश। तो इन 10 मिनट्स में आप चेक कर पाएंगे कि ब्रेक ऑयल का जो ब्रेक फ्लूइड है, तो उसका ब्रेक ऑयल का कैप हटा के आप देख सकते हैं कि कूलेंट का कैसा है, मतलब कूलेंट जो है ग्रीन कलर का है या फिर ब्लू कलर का है या फिर रेड कलर का है। अगर जो भी कलर का कूलेंट है वो कूलेंट का कलर अगर डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब उसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, उतना ज़्यादा उसका प्रॉपर्टीज़ बचा नहीं है, तो उसमें कूलेंट चेंज करने का ज़रूरत है। ब्रेक ऑयल जो होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, अगर वो लाल से काला टाइप का हो जा रहा है तो ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज करने का ज़रूरत है। फिर आता है आपका जितने भी और ऑयल्स है, जैसे कि आपका गियर ऑयल है, तो गियर ऑयल इंजन के नीचे जो गियर ऑयल का ड्रेन प्लग है उसको थोड़ा सा लूज़ करने पर आपके हाथ में गियर ऑयल आ जाएगा, उसको पकड़ के आप देख सकते हैं। मगर फर्स्ट टाइम जैसे कि आप कार परचेस कर रहे हैं एक यूज्ड कार, तो उसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि एक इंजन ऑयल, एक गियर ऑयल जो है आपको डेफिनेटली उसको रिफ़िल करना चाहिए, मतलब रिप्लेस करना चाहिए। अब गियर ऑयल के केस में कोई फ्लश यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, गियर ऑयल ड्रेन करके नया गियर ऑयल डाल सकते हैं बहुत ईजीली। तो मैं रेकमेंड करूँगा जैसे ही इंजन फ्लश हो जाए वो पूरा का पूरा ऑयल आप जब निकालेंगे देखिएगा पूरा इंजन का बहुत ज़्यादा स्लज वगैरह आ गया है। और अगर आप इंजन ऑयल का जो फिलर कैप है उसको अगर हटाएंगे तो इनिशियली देखिएगा कैप में जिस तरीके का स्लज वगैरह जमा हुआ था वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो चुका है। दैट मीन्स आपका इंजन जो है वो ऑयल ड्रेन करने के बाद थोड़ा बहुत लेस वाइब्रेशन, थोड़ा बहुत लेस नॉइसी हो जाएगा, क्योंकि इंजन वाइब्रेशन कंट्रोल करने में इंजन ऑयल का भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाथ होता है, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट।
इंजन ऑयल रिप्लेस करेंगे तो उसके साथ इंजन ऑयल का फ़िल्टर भी रिप्लेस करना होता है। तो इंजन ऑयल मैं रिकमेंड करूँगा कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक फुल सिंथेटिक, शेल का फुल सिंथेटिक एंड मोबिल का फुल सिंथेटिक, ये तीनों कंपनी का मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो अनकॉमन ब्रांड्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें आपको आ जाएगा इडेमित्सु, जो कि एक जापानीज़ ब्रांड है जिसके साथ होंडा का बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होता है। तो इट्स अ वेरी गुड इंजन ऑयल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जर्मन बेस्ड इंजन ऑयल है, जैसे कि लिक्विड मॉली है, ठीक है। ये सब थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक इंजन ऑयल का कैन का अभी प्राइस बढ़ते बढ़ते अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लीटर्स का एक इंजन ऑयल का ड्रम का जो प्राइस है वो आ जाता है आपका कैनिस्टर का अप्रॉक्सीमेटली 1800-1900 रुपये के आसपास, या फिर 2000 रुपये के नीचे नीचे आपको मिल जाएगा। एक इंजन ऑयल ब्रांड टू ब्रांड, इंजन ऑयल फिल्टर जो है वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। तो इस केस में एक फोक्सवैगन का अगर आप देखेंगे डीजल इंजन में, तो उसमें या फिर पेट्रोल इंजन में उसमें कुछ 250-300 रुपये का आता है। मारुति और हुंडई में 100-150 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो फर्स्ट थिंग इंजन ऑयल फिल्टर हो गया। एयर फिल्टर का कंडीशन जैसा भी हो, अगर वो रिसेंटली रिप्लेस्ड है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक पुराना एयर फिल्टर है, इमीडिएटली उसको चेंज कीजिए, और चेंज करने के टाइम पे डेफिनेटली अपने मैकेनिक को इन्फॉर्म करना मत भूलिए कि भाई साहब इंजन ऑयल मतलब एयर फिल्टर का जो हाउसिंग है, उसका बॉक्स है, उसको अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लो, फिर उसको लगाओ, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका गियर ऑयल है, गियर ऑयल को ड्रेन करके नया गियर ऑयल डलवा दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये के अंदर आपको हो जाएगा एक इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर का कॉम्बो। फिर 800 से 850 रुपये में आपको गियर ऑयल मिल जाएगा। देन हो गया आपका ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड जो है वो चारों डिस्क से, ठीक है, आपको मतलब अगर आपके कारों में चारों डिस्क ब्रेक है या फिर 2 डिस्क 2 ड्रम है, ठीक है, तो उस हिसाब से ब्रेक ऑयल का रिक्वायरमेंट आपको होगा। मोस्ट प्रॉब्ली 2 to 3 जो बॉटल्स होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ब्रेक ऑयल में बॉश का जो ब्रेक ऑयल आता है .4.3 जो आपके कार में रिकमेंडेड है, उसको यूज़ कीजिए। दैट इज़ अ वेरी गुड ब्रेक ऑयल, ठीक है। इसके अलावा वॉशर फ्लूइड वगैरह ये सब हो गया बेसिक चेक्स के अंदर। अब एक कार में और भी जो कुछ जो चेंजेस मतलब करने का ज़रूरत होता है लेने के बाद ही, वो होता है एक कार का डीप इंटीरियर वॉश, डीप इंटीरियर क्लीनिंग, जो कि मैंने पहले ही दिन लेने के साथ ही साथ मैंने अपने कार में करवा दिया था, ताकि इंटीरियर जो है आपको पता नहीं कि उस कार में कैसे टाइप के लोग यूज़ किए हैं। अगर आप एक डीलर से लेते हैं तो आपको हिस्ट्री पता चलना नामुमकिन है। अगर आप एक इंडिविजुअल बायर से लेते हैं उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ 50-50 है, क्योंकि अगर वो जान पहचान के हैं तो आपको पता लगेगा कि उस कार में जो ट्रैवल किए थे वो ट्रैवल मतलब उन लोगों में कुछ मतलब बहुत दिनों से एक ऑनगोइंग बीमारी उन लोगों के अंदर थी या नहीं थी, या फिर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक उस कार में ट्रैवल किए है कि नहीं। सो फॉर योर हाइजीन इट्स बेटर कि कार का एक एक्सटीरियर वॉश के साथ साथ एक डीप इंटीरियर वॉश करवा ले। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 रुपये तक का हो जाता है। तो उसमें आपको पूरी गाड़ी इंटीरियर प्रॉपरली क्लीन होके हाइजीन मेंटेन करके एक क्लीनिंग का ज़रूरत होता है। दैट इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलूँगा कि वो आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि गाड़ी आपके हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कार का ज़रूरत इंसान को होता है और इंसान को अपने हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। तो इस केस में मेरा ओपिनियन एक डीप इंटीरियर क्लीनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ डेफिनेटली देख लीजिएगा। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक गाड़ी में होता है, उस गाड़ी को चलाने के साथ उसको रोकने का भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो जिस वजह से चारों व्हील्स का अलाइनमेंट, ब्रेकिंग, और अगर डिस्क ज़्यादा घिसे हुए हैं तो डिस्क को आप एक बार फेस करवा लीजिए लेथ से, ठीक है। जो खैरात होता है, खैरात से फेस करवा सकते हैं, मगर डिस्क का जो थिकनेस होता है वो डिस्क रोटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अब मारुति स्विफ्ट में एक एग्जांपल देता हूँ, अगर उस पे या फिर एक i10 का डिस्क रोटर के ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम थिकनेस 18 mm, मतलब 18 मिलीमीटर का है, और आप मेजर करके देखते हैं कि वो 17 मिलीमीटर ऑलरेडी हो चुका है, तो वो डिस्क आपको इमीडिएटली बदलने का ज़रूरत है, ठीक है। डिस्क अगर पतला हो जाए तो वो डिस्क को बदलने की ज़रूरत है। अगर डिस्क पतला नहीं हुआ है, लेट सपोज आपका 18 mm का रिक्वायरमेंट है और आपका डिस्क का अभी भी थिकनेस 21 mm या फिर 20 mm है, जिसमें आप 1 mm तक उसको फेस करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। उसमें खर्चा कम हो जाएगा और आपका डिस्क जो है एकदम नया डिस्क की तरह काम करेगा। देन होता है ब्रेक पैड्स और ड्रम में जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो वाले।
तो ब्रेक पैड्स चेक कर लीजिएगा। अगर ब्रेक पैड्स का थिकनेस जो है मोर देन 50% है तो कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लेस करने का। इजीली आप उसको ब्रेक को थोड़ा रब करके उसका ऊपर का जो मिट्टी है, गंदगी है, उसको हटा के बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाता है ड्रम का। ड्रम में जो सिलेंडर्स होते हैं, मतलब आपका जो मतलब प्रेशर सिलेंडर्स जो होते हैं ड्रम में, वो उसका प्ले प्रॉपर है कि नहीं चेक कीजिएगा। उसके बाद ड्रम का जो असेंबली है, मतलब व्हील हब और ड्रम असेंबली, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके ब्रेक शूज़ अगर नए डालने हैं तो नए डलवा लीजिएगा। तो ये हो गया बेसिक काम। अब इसके साथ साथ देखिएगा गाड़ी का पिकअप आपको चेक करना है। अगर पिकअप जो है थोड़ा बहुत लो है, माइलेज आपको कम मिल रहा है, इस केस में आप एक बार गियर लीवर का प्ले जो है वो चेक करवा लीजिएगा। गियर ऑयल अगर नया डाले हैं तो उस केस में चेक कीजिएगा कि क्लच का रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है या नहीं। अगर क्लच का रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है तो इस केस में आप डेफिनेटली एक चीज़ करवाइएगा, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेयरिंग, ये तीनों के तीनों आइटम चेंज कीजिएगा। जिसमें मैक्स टू मैक्स आपको एक Hyundai के 1.2 लीटर का पेट्रोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3600 या फिर 3700 के कॉस्ट में हो जाता है। इक्विपमेंट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट उसका अलग से अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज करता है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो फ्लाई व्हील होता है गाड़ी में, जो क्लच के साथ जो रोटेट होता है, वो फ्लाई व्हील को भी एक बार खैरात से फेस करवा लीजिएगा, तो दैट विल बी अ वेरी गुड आउटपुट फॉर योर कार। पिकअप एकदम नए जैसा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके संग गाड़ी का हैंड ब्रेक का प्ले अगर सही नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा आपको खींचना पड़ रहा है, तो उसका प्ले को एडजस्टमेंट कीजिएगा। ज़रूरत है तो हैंड ब्रेक का वायर्स को चेंज कीजिएगा। एक्सीलेटर केबल, क्लच पैडल का जो प्ले है वो चेक करवा लीजिएगा। ब्रेक पैडल का जो प्ले है वो चेक करवा लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी अगर क्लच का काम अगर गाड़ी में कर रहे हैं, इसके साथ एक और मैंडेटरी इक्विपमेंट जुड़ जाता है, दैट इज़ द क्लच केबल। क्लच केबल डेफिनेटली रिप्लेस करवाइएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम क्लच प्लेट के साथ या फिर प्रेशर प्लेट के साथ क्लच जो वायरिंग होता है वो भी जैम होना लगता है। तो मेरे कार में भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने सब सारे पार्ट्स वो रिप्लेस किए हैं। इसके साथ साथ जो पेडल जो आपका यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, मतलब ये जो ABC, ठीक है, जो पेडल है, उनमें जो पेडल्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ना, उनको एक बार जो मैकेनिक आपको रिपेयर वर्क करके दे रहा है, तो उसको एक बार अंदर जाके चेक करने के लिए बोलिएगा कि उसके बुशेस जो है, जैसे वो प्रॉपर्ली फिटमेंट होता है, वो बुशेस प्रॉपर्ली लगे हुए हैं या फिर कुछ मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो वो बुशेस प्रॉपर्ली डलवा लीजिएगा, तो प्ले जो है प्रॉपर्ली एकदम जस्ट लाइक अ न्यू कार एडजस्ट हो जाएगा, राइट। फिर आता है आपका सस्पेंशन का पार्ट। सस्पेंशन चेकअप कीजिएगा, अगर वहाँ पे कुछ लीकेज वगैरह है तो सस्पेंशन चेंज करने में ही भलाई है। और अगर पार्ट बाय पार्ट अगर आप उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो पार्ट्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। पूरा एंटायर सस्पेंशन खरीदने का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपको कम खर्चे में हो जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा सस्पेंशन सेटअप चेंज करवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर ज़रूरत है डेफिनेटली करवाइए, क्योंकि सस्पेंशन एक ऐसा पार्ट है, किसी भी जगह पे कम प्ले, किसी भी जगह पे कम डैम्पिंग हो रहा है या फिर ज़्यादा डैम्पिंग हो रहा है, उस वजह से गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब होता है। उस अलाइनमेंट की वजह से आपको किसी ना किसी एक साइड का टायर जो है वो आपको ज़्यादा वेयर आउट होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका गाड़ी में अगर बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली रिस्ट पेन वगैरह ये सब होता रहेगा, क्योंकि गाड़ी एक साइड पे कंटिन्यूसली भागना चाहेगी और आप उसको रेजिस्ट करोगे, तो उस जगह पे आपको हाथ में भी दर्द होगा। तो इट्स माने टोटली डिपेंडेंट ऑन योर हेल्थ इश्यूज एज वेल। तो ये चीज़ दिखा लीजिएगा। गाड़ी के सारे लाइटिंग्स चेक करवा लीजिएगा, वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनर प्रॉपर्ली चेक कीजिएगा। अब इसी के मामले में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भाई साहब मैंने नया AC लिया, मतलब नया गाड़ी लिया है, मगर मतलब एक यूज्ड कार परचेस किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट उसका AC उतना अच्छे से कूल नहीं कर रहा है। डेफिनेटली AC जो है दिन में थोड़ा कूलिंग करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लेता है। ज़्यादा धूप में, जैसे कि कोलकाता या दिल्ली जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में, AC कोई भी गाड़ी का कैबिन कूल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाएगा तो उसमें कूलिंग थोड़ा देर से होगा, ये बात आप मान के चलिए। मगर रात में वही AC बहुत इजीली काम करता है, बिकॉज वहाँ पर रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप डाउन होता है, तो उस वजह से आपको AC के कूलिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट द फैक्ट इज़,
अगर रात में भी कूलिंग अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या चेंज करवाने का ज़रूरत है। एक एसेंशियल पार्ट जो बेसिक सर्विसिंग में चेंज करवा देने का ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग एसी का फिल्टर। सेकेंड थिंग आपको जो है एसी के वेंट्स के क्लीनिंग, जहाँ से आपको हवा आ रहा है उस वेंट्स में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करवा लेना। फोम कैनन जो फोम आता है एसी क्लीनिंग फोम, तो उससे आप क्लीन करवा सकते हो। दैट विल बी अ ग्रेट सॉल्यूशन। एंड मोर ओवर हर गाड़ी लेने के बाद एक बार एसी सर्विसिंग का जो बेसिक पार्ट होता है, बम्पर खोल के सारे जो आपका रेडिएटर है, इंटरकूलर है, हीटिंग कॉइल है, सबको प्रॉपरली एक बार वाटर वॉश से केमिकल वॉश करके एकदम प्रॉपरली क्लीन साफ़ करवा लीजिएगा। ऐसा हो ही सकता है कि आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है कूलिंग करने के लिए, क्योंकि आपके जो रेडिएटर या फिर कूलिंग कॉइल्स या फिर जो इंटरकूलर है वो थोड़ा मतलब मिट्टी वगैरह जाके वो जैम हो चुका है, तो जिस वजह से वो प्रॉपरली कूल नहीं कर पा रहा है। एसी का गैस का लेवल चेक करवाइएगा। अगर गैस का लेवल कम है तो उसमें टॉपअप मत करवाइए, पूरा एसी को प्रॉपरली वैक्यूम करके फिर जाके उसको टॉपअप करवाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कूलिंग मिल सके। ये हो गया आपका इतना सारा काम। इसके अलावा जो बूट है, बूट का अगर हैचबैक कार है तो देखिएगा उसमें शॉकर्स होते हैं, या फिर अगर सेडान कार आप ले रहे हैं तो सेडान कार में उसका अलग सा लिफ्ट ऑफ फंक्शन होता है, तो वो फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब पूरा का पूरा काम अगर करवाने के बाद आप देखिएगा कि आपको लगभग आपको लग सकता है ये बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आप देखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार रुपये तक का एक खर्चा आपको बैठेगा। मतलब कोई भी अगर आप एक यूज्ड कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, कार का प्राइस के साथ साथ अगर आप उसको फाइनेंस में ले रहे हैं तो उसके ईएमआई मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स का ईएमआई आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, ताकि किसी भी कंडीशन पे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो आपको एटलीस्ट अपकमिंग 6 मंथ्स का एक बैकअप आपके अकाउंट पे रहे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ का एक सर्विसिंग कॉस्ट आपको जो है अपने किटी में ऐड करवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 किलोमीटर्स अगर हो गया আমি আছি। सो अगर आप देखते हैं कि मतलब गाड़ी जब आप खरीदेंगे उसके बाद अगर आप ये सारे जो मेंटेनेंस हैं, ठीक है, ये सारे मेंटेनेंस अगर आप करवा लेंगे तो करीब आपको 20,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली पार्ट्स और लेबर मिलकर खर्चा आ जाएगा। अगर आपका एसी का कंप्रेसर ख़राब है तो उस कंडीशन में ये खर्चा जो है वो दुगना तक भी जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल कंप्रेसर नया अगर आप खरीदेंगे वो 17,000 से लेके करीबन 23,000 तक का प्राइस में आता है। ठीक है, तो उसमें समझदारी का बात यह है कि सेम कंप्रेसर अगर यूज़ कंडीशन में बहुत अच्छा कंडीशन में मिल जाता है मार्केट में, जो भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में थोड़े कम प्राइस में वो बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्विसिंग का पार्ट, मेंटेनेंस का पार्ट। क्योंकि गाड़ी अगर आप एक खरीदेंगे, उसको खरीदने के बाद आपको एक ऐसा सर्विस करवाना चाहिए ताकि आपको अगले 1 साल तक वो दूसरा कोई मैकेनिकल फॉल्ट ना दे पाए। क्योंकि मैकेनिकल चीज़ें हैं, मैं मान सकता हूँ किसी भी टाइम पे कोई भी फॉल्ट जो है ख़राब हो सकता है या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। आई कैन अग्री टू दैट, बट एक अच्छा मैकेनिक, अच्छा वर्कशॉप अगर आपके पास मतलब आपके नॉलेज में है, वहाँ से काम करवाएंगे जहाँ पे आपको चांस ऑफ एरर मिनिमल से मिनिमल होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे वर्कशॉप से काम करवाएं, मगर किसी जगह पे कुछ चीज़ का फिटमेंट सही नहीं कर पाया, या फिर वो किसी तरीके से भूल गया, या फिर 1-2 नट लगाना भूल गया, तो उस जगह पे एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो इट्स बेटर कि जब भी काम करवाएंगे वो पूरा दिन आप उसी काम के लिए डेडिकेट कीजिए। एवं द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, जैसे ही आप उस पूरा दिन के लिए उस काम को करवाने के लिए आप डेडिकेट करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि गाड़ी में कौन सा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, और उसका क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगा। एक क्वालिटी पार्ट्स के साथ साथ मतलब कोई भी तरीके का कोशिश मत कीजिएगा कि डुप्लीकेट पार्ट्स या फिर OEM के नज़दीकी जो ब्रांड्स है उनका पार्ट्स लगा देने के लिए। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी डुप्लीकेट पार्ट्स, अगर आप एक ऑयल फ़िल्टर लेते हैं जो कि एक जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर आपके कंपनी का, Hyundai का हो या फिर मारुति का हो, अगर 100 रुपये प्राइस है तो डुप्लीकेट प्राइस का पार्ट का जो प्राइस है वो 90 रुपये ही होगा, मगर क्वालिटी जो है वो 50 रुपये का भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि
वो पार्ट्स कैसे बनाना है, कौन से थिकनेस पे बनाना है, कौन से मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है, कितना उसका वेट होना चाहिए, ये चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो कंपनी अपने जो पार्टनर वेंडर्स जो है उनके पास भेज देती है। उसके हिसाब से उसका हर पार्ट जो है एक स्टैंडर्डाइज तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, जिसका नॉलेज जो है थर्ड पार्टी वेंडर्स को नहीं होता है। ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि हर गाड़ी के लिए अपना रिकमेंडेड पार्ट्स ऑलवेज़ यूज़ कीजिए, जेन्युइन पार्ट्स। कोई भी डुप्लीकेट पार्ट्स या फिर लोकल पार्ट्स का यूजेज जो है वो करना, मतलब अगर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है तो फिर आप फॉर फ्यू टाइम कर सकते हैं। मतलब काम चलाने लायक एक चीज़ है जो कि ओरिजिनल अभी मिल नहीं रहा है, डुप्लीकेट मिल रहा है, तो 2-3 महीने में ओरिजिनल अवेलेबल हो जाएगा, तो 2-3 महीने के लिए आप काम चला सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा जो भी पार्ट आप यूज़ करेंगे ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ एज अ जेन्युइन पार्ट्स, ठीक है। तो यही हो गया। तो मैं अपनी गाड़ी में परचेस करने के बाद क्या क्या काम किया हूँ मैं एक बार अपने हिसाब से एक बार जिसमें आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक डिटेल वॉश ऑन द वेरी डे 1 मैंने करवाया था। एंड डे 1 पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस का काम भी करवाया था, जिसमें गाड़ी का 2D ऑडियो सिस्टम हटा के मैंने टच स्क्रीन लगवाया, 4 स्पीकर्स लगवाए, रियर कैमरा वगैरह। ये मेरा ऑप्शनल एड ऑन था, ये आपको करवाने का नहीं भी ज़रूरत हो सकता है, क्योंकि आप जो गाड़ी खरीदेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके गाड़ी में एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो दैट इज़ नॉट काउंटेड एज अ मैंडेटरी वर्क, ठीक है। ये आपके ऊपर है। देन आता है एक गाड़ी में और क्या क्या काम करवाने का ज़रूरत है, मैंने करवाया। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये चारों फिल्टर चेंज किए। कूलेंट मेरे गाड़ी में बहुत अच्छा कंडीशन में था, तो जिस वजह से मैंने कूलेंट का रिप्लेसमेंट नहीं करवाया। ब्रेक ऑयल भी अच्छा कंडीशन में था, नहीं करवाया। मगर गियर बहुत नौची थे, तो जिस वजह से मैंने गियर को रिप्लेस करवाया है। सॉरी नॉट गियर ऑयल को मैंने रिप्लेस करवाया। उसके बाद गियर मेरा एकदम पूरा मक्खन जैसा हो गया है। देन सस्पेंशंस मेरे गाड़ी में ओके थे, और जिस सेलर ने मुझे गाड़ी बेचा था उस सेलर ने मेरे गाड़ी में चारों के चारों टायर्स न्यू दिए थे अलॉन्ग विद द न्यू बैटरी, ठीक है। तो जिस वजह से मेरे गाड़ी में ना बैटरी चेंज करने का झंझट है, ना ही मेरे गाड़ी में टायर चेंज करने का झंझट है। अलाइनमेंट भी पूरा ओके था एंड सारे लाइटिंग्स वायरिंग्स एकदम इंटैक्ट थे, तो जिस वजह से मुझे ये सब अलग से खर्चा करने का ज़रूरत नहीं हुआ। और मगर एक चीज़ है, गाड़ी पड़े बहुत दिन यूज़ नहीं होने की वजह से मेरे गाड़ी में जो क्लच का प्रॉब्लम जो है वो आ गया था, तो जिस वजह से मैंने क्लच प्लेट चेंज करवाया, प्रेशर प्लेट चेंज करवाया, रिलीज बेयरिंग चेंज करवाया अलॉन्ग विद द क्लच केबल जो मैंने बताया। एंड मेरा जो क्लच लीवर था उसमें 2 बुशेस मिसिंग थे, तो वो 2 बुशेस अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग बुशेस जो थे उसको चेंज कर दे, टोटल 4 बुशेस होते हैं, तो मैंने वो चारों के चारों बुशेस जो है नए डलवा दिए। तो अभी मेरा गाड़ी जो है पूरी एकदम ब्रांड न्यू हो चुका है। जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, 2 वाइपर्स थे जो ख़राब थे, तो मैंने दोनों वाइपर्स को बॉश के वाइपर्स के साथ रिप्लेस किया है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी वाइपर्स। एंड अदर देन दैट यही सिर्फ इतना ही काम हुआ है, और इतने ही काम में मेरा गाड़ी जस्ट लाइक अ न्यू कार मेरा फील देता है। आप एक बार इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं मेरे गाड़ी का। जस्ट लाइक अभी तो शाम होने को है, मगर गाड़ी का इंटीरियर जो है और सीट कवर्स मेरी गाड़ी में बहुत अच्छी क्वालिटी के पहले से ही लगे हुए थे, तो जिस वजह से मैंने सीट कवर्स जो है मैंने नहीं डलवाए। मेरी गाड़ी में जो सीट कवर्स लगे हुए थे वो पहले से ही बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो जिस वजह से मैंने सीट कवर डलवाने का जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया था। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग रियली गुड। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार जस्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को जो जेन्युइन पार्ट्स मैंने रिप्लेस किए थे उसको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने बूट पे सारे के सारे पार्ट्स जो है रख दिए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये मैंने मोबिल का ये डस्टर वगैरह, यहाँ पे मैंने मोबिल का इंजन ऑयल, देन ये देख सकते हैं ओरिजिनल क्लच केबल, ये वाला एयर फिल्टर का होस पाइप जो है वो फटा हुआ था, तो ये मैंने न्यू लगा दिया था। ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट देख सकते हैं Hyundai के जेन्युइन है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स। ये गियर ऑयल का डब्बा, ये एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर का जो कैप था, मतलब वो जो पैकेट था वो कहीं खो चुका है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है। बट फ़िलहाल मैंने सब इतना ही सारा का सारा काम करवा लिया था, और ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं ऑलरेडी। तो
इतना ही था। तो आज के लिए वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा है तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके और एक भी क्वेरीज़ है तो उसको डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई हैव टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।